चलिए 7वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। जब बच्चा लिखने के लिए कलाई एवं उंगली के समन्वय को सीखता है तो वह किस विकास को दर्शाता है। जब बच्चा लिखने के लिए कलाई है ना, लिखने का लिए का उपयोग कलाई और उंगली का उपयोग होता है, कलाई और उंगली को घुमाते हैं है ना, तभी इस सीखने का विकास होता है। तो वह जो यहाँ पर दिया गया है, ए में दिया गया है प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास, बी में दिया है सेफालोकार्डल विकास, सी में दिया है प्रतिवर्त आधारित व्यवहार और डी में दिया है भावनात्मक नियंत्रण। तो देखिए, चलिए सबसे पहले प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास यह उत्तर होगा, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास क्यों कहते हैं। यह नियम कहता है कि विकास शरीर के मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है। मतलब सबसे पहले इसमें क्या होता है, लिखने के लिए बच्चा पहले अपनी पूरी बाँह हिलाता है, यानी कि बाँह को पूरी तरह से शुरुआत होता है, फिर कलाई और अंत में उंगलियों का तालमेल सीखता है। चूँकि उंगलियां शरीर के केंद्र से दूर हैं, इसलिए यह इस विकास का हिस्सा है। तो इसलिए इसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास कहते हैं। सेफालोकार्डल विकास क्या है, तो यह नियम कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। सेफालोकार्डल विकास मतलब से सिर फिर पैर है ना, सिर से पैर की तरफ विकास होता है। तो यह क्यों होता है, क्योंकि सवाल में सिर से पैर की तरफ होने वाले बदलाव की बात नहीं हो रही है ना, इसलिए इसका उत्तर नहीं है। हाथों के कौशल की बात हो रही है। अगर सवाल होता कि बच्चा पहले सिर उठाता सीखता है फिर चलता है, तो तब जवाब ये सेफालोकार्डल होगा। तो हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल सही है। तो ये है, ये बाँह और हाथ का उपयोग होता है, और सेफालोकार्डल में शीर्ष का विकास होता है। और उसके बाद दिया है प्रतिवर्त आधारित व्यवहार। ये क्या चीज़ है, प्रतिवर्त वे क्रियाएं होती हैं जो बच्चा जन्म से ही अनजाने में करता है, जैसे कि उंगली छूने पर मुट्ठी बंद कर लेता है। यदि हम उसकी उंगली को ऐसे कर पकड़ेंगे ना, उसकी हथेली में रखेंगे, तो क्या करता है, अपने अपने उंगली को जोर से पकड़ लेता है और पल के झपकाना है ना। यह उत्तर क्यों नहीं है। लिखना सीखना एक जानबूझकर सीखी गई कला है, वह कोई जन्मजात रिफ्लेक्स नहीं है ना? समन्वय अभ्यास से आता है, ताकि रिफ्लेक्स सब प्राकृतिक होते हैं। उसके बाद है भावनात्मक नियंत्रण। ये क्या चीज़ है, इसका संबंध बच्चे की भावनाओं जैसे गुस्सा, खुशी या डर को काबू करने से है। भावना मतलब वही है, इसमें गुस्सा दिखाना, अपनी खुशी जाहिर करना या डर को बताना है ना, काबू करना। ठीक है, तो हमारा ये प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास है। ठीक है, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगले प्रश्न में जाने से पहले चलिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। बाल विकास, बालक का विकास यानी कि उनकी बढ़ोतरी या उनकी तरक्की, उनकी वृद्धि या विकास में इन जैविक कारक मतलब कौन सा कारक नहीं है। तो ए में जैविक कारक, ये हमारा सही लग रहा है, लेकिन इसका उत्तर नहीं है। बी, ये भी बाल विकास का कारक है, इसमें नहीं है पूछा गया है। तो राजनीतिक कारक, डी राजनीतिक कारक है। कौन सा उत्तर इसका, सी है। और डी भौतिक कारक भी नहीं है। तो चलिए इन सभी कारकों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जैविक कारक,
जैविक कारक मतलब जैसे कि यह बच्चे के शरीर और दिमाग से जुड़ा है, जैसे माता पिता से मिलने वाले गुण, कद काठी और स्वास्थ्य। अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसका विकास अच्छा होगा, है ना। ये हो गया जैविक कारक। ठीक है, माता पिता से। उसके बाद है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक क्या होगा? इसका मतलब है कि हमारे आसपास के लोग, परिवार, दोस्त, स्कूल और समाज। बच्चा दूसरों को देखकर, उनसे बात करके और बोलकर बहुत कुछ सीखता है। अच्छी शोहरत और प्यार मिलने से बच्चे का विकास बेहतर होता है। राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक क्या होगा? बच्चों को बताएं कि राजनीति जैसे चुनाव, सरकार की पार्टियां या वोट का एक छोटे बच्चे के पढ़ने, चलने, बोलने या सीखने का सीधा असर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, बच्चा अपनी मम्मी पापा से बात करना सीखेगा या अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, इससे उसका विकास होगा। लेकिन देश में कौन सी पार्टी की सरकार है, इससे बच्चे की बचपन की मासूमियत या उसके शारीरिक विकास की गति नहीं बदलती, इसलिए यह कारक नहीं है उनके विकास के लिए। ठीक है, विकास। इसके बाद है भौतिक कारक। वही है, इसका मतलब है कि अपने आसपास का वातावरण, जैसे उसे कैसा खाना मिल रहा है, वह कैसी कैसी जगह पर रह रहा है, जैसे साफ सफाई, शुद्ध हवा, है ना, जो उनको दिखाई दे, उसे खेलने की सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं नहीं ये सब भौतिक कारक में हो जाएगा। ठीक है, अब अंत में हम कह सकते हैं कि विकास के लिए शरीर, समाज और माहौल जरूरी है, लेकिन राजनीति बच्चे के व्यक्तिगत विकास का मुख्य हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न तीसरा कंप्लीट होता है। और यदि आप लोग इसमें कुछ सीखे हैं तो ज़रूर अपना प्रतिक्रिया देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले वह अगले वीडियो में होगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज वही जो बचा हुआ आगे प्रश्न को कर रहे हैं, जो CGTAT का 6वां प्रश्न लेकर आए हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें हम विचार करेंगे। देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1, कॉलम 2 को मिलान करना है। पालन पोषण शैली और परिणाम। इसके बाद पहला एम दिया है लगातार स्नेही और मार्गदर्शक का क्या होगा। उसके बाद दूसरे में बी में कठोर दंड का क्या होगा, और नियम सी में कोई नियम या सीमाएं नहीं है, उसका क्या होगा, और डी में नियमों की तार्किक व्याख्या तो क्या होगा। तो चलिए इसी में विचार करते हैं। हम आते हैं, पहला ए में दिया गया है लगातार स्नेही और मार्गदर्शक। देखिए, लगातार स्नेही और मार्गदर्शक में क्या होगा। देखिए, मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ, उसके बाद इसमें व्याख्या करेंगे। तो लगातार स्नेही और मार्गदर्शक यदि देने पर बच्चा में तो क्या हो जाएगा, उच्च भावनात्मक सुरक्षा। उसके बाद है कठोर दंड या मारपीट या भय देने से क्या होगा। कठोर दंड यदि किसी को देंगे तो जाहिर सी रूप है उसमें भय उत्पन्न होगा। तो जो सामने में दिया है भय, ये इसी का हो जाएगा। उसके बाद कोई नियम या सीमाएं नहीं, कोई नियम या सीमाएं नहीं है, इसमें कम आत्मनियंत्रण हो जाएगा, ये वाला एक में चला जाएगा। उसके बाद है डी का नियमों की तार्किक व्याख्या। नियमों की तार्किक व्याख्या का उत्तर हो जाएगा अंतरीकृत नैतिक मूल्य। तो चलिए, ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है,
कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देखिए। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहे हैं, तो विकल्प डी। डी का सही होगा, ये वाला डी ऑप्शन सही होगा। तो क्यों सही होगा देखते हैं। सबसे पहले हम ए में जाएंगे। ए कह रहा है कि लगातार स्नेही और मार्गदर्शक, यदि बच्चों को हम लगातार यानी कि प्यार, ठीक है, जब मम्मी पापा हमेशा प्यार देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं तो बच्चा खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करता है। उसे पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके माता पिता उसके साथ है। इसे ही उच्च भावनात्मक सुरक्षा कहते हैं। इसे ही उच्च भावनात्मक सुरक्षा कहते हैं। चलिए, कठोर दंड यानी कि बहुत ज़्यादा पिटाई या डांट, जब छोटी गलती पर भी बहुत बड़ी सज़ा दी जाती है। बच्चा सही काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वह उसे सही समझता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वह पीटने से डरता है। उसका व्यवहार सिर्फ डर पर टिका होता है। तो ये कठोर दंड हो जाएगा भय आधारित नैतिक तर्क। अगला है, देखिए इसमें क्या है, कोई नियम या सीमाएं नहीं। कोई नियम या सीमाएं नहीं में क्या हो जाएगा, जब बच्चे को मन में आए वो करने दिया जाए, कोई नियम ना। ऐसे बच्चों में आत्मनियंत्रण की कमी हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ रुकना है और वे जिद्दी हो सकते हैं क्योंकि उन्हें कभी ना सुनने की आदत नहीं होती। तो कोई नियम, तो आत्मनियंत्रण, कम आत्मनियंत्रण हो जाएगा। उसके बाद डी को देखिए, जब मम्मी पापा कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों का भरोसा टूटता है। सिर्फ मना नहीं करते, कारण भी बताते हैं क्यों झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चा उन अच्छी आदतों को अपने अंदर उतार लेता है, फिर वह बिना किसी के कहे भी सही काम करता है क्योंकि अब वह उसकी अपनी सोच बन चुकी है। तो जब नियम बताएंगे, कोई भी कार्य की तार्किक व्याख्या करेंगे, तो उसमें आंतरिकृत नैतिक मूल्य की जागृत होगा। बच्चों को यह समझाएं कि सबसे अच्छा तरीका वह है जहाँ प्यार भी हो और हर बात का सही कारण भी समझाया जाए। इससे बच्चा एक अच्छा इंसान बनता है। ठीक है साथियों, चलिए अब अगला प्रश्न पे जाते हैं।